A very good day to all of you. Let us take up CPTC once again. And we have already done in CPTC the increment operators. We were doing operators. हम लोग operators कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि operators के जरिए किस तरीके से हम लोग जो भी आपका increment operator है वहाँ पे operators के तीन हम लोगों ने आयाम देखे थे जिसमें कि आपके जो operators हैं वो ये देखिए ऑपरेटर्स के हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर्स देखा था, बाइनरी ऑपरेटर्स देखा था और टर्नरी ऑपरेटर्स देखा था, जिसमें कि हम लोग यूनरी ऑपरेटर में थे और यूनरी ऑपरेटर में किस तरीके से यूनरी ऑपरेटर काम करता है वो हमने देखा था। उसमें उसी में यूनरी ऑपरेटर में हमने ये भी देखा था कि आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो किस तरीके से काम करता है। तो अब हम लोग जो बढ़ेंगे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर से आगे बढ़ेंगे और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जैसा ही होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जैसा ही काम करता है, बस यहाँ पे साइन बदल जाते हैं, माइनस माइनस साइन आ जाता है, ए प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस आ जाता है। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर क्वांटिटी। कहता है कि ये जो ऑपरेटर है वो क्या है, वो आपके जो इंटीजर क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, कितने से, 1 से। और ये रिड्यूस कैसे करता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस माइनस, दैट इज डबल माइनस कहते हैं इसको। दिस सिंबल कैन बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर एन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पे बिफोर या आफ्टर इंटीजर वैल्यू लगा सकते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू 4 है तो a माइनस माइनस हो सकता है या माइनस माइनस a हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होगा। एक होगा कि प्रिंट करने के बाद आपका अप्लाई होगा और एक होगा कि प्रिंट करने के पहले अप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जैसे कि आपका हम लोगों ने देखा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, वैसे ही ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मेन फंक्शन है इंट एम एन और यहाँ पे m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 8 है। हम लोगों ने क्या किया, printf %d \n और माइनस माइनस m, माइनस माइनस m किया है तो ऑब्वियसली जब प्रिंट होगा तो आपका जो वैल्यू आएगा प्रिंट होकर के वो 5 आएगा। देखिए यहाँ पे 5 आया हुआ है। फिर उसके बाद वहां पर जो दूसरा हम लोग लिखने जा रहे हैं वो है क्या, यहाँ पे %d इज इक्वल टू \n n माइनस माइनस। तो यहाँ पे n पहले प्रिंट हो जाएगा और फिर n इज इक्वल टू 8, मतलब 7 था तो सॉरी यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 था। देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 है तो वैसा ही रह जाएगा, लेकिन चूंकि आपकी जो वैल्यू है वो कहीं पर से भी आपका दूसरा नहीं आता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देखिएगा ये जो आपकी वैल्यू है वो वैल्यू कहीं से भी आपकी वैल्यू यहाँ पर n है तो n को ही माइनस माइनस करेगा, लेकिन वो तब करेगा, प्रिंट पहले हो जा रहा है ना, तो ये प्रिंट पहले हो जा रहा है इसीलिए आपका n का जो वैल्यू है वो उतना ही रह जा रहा है। अब इसको जो है हम लोग करेंगे क्या कि n की वैल्यू अगर यहाँ पे एक और प्रिंटफ हम लगा दें तो आपकी वैल्यू जो है रिड्यूस होकर के दिखाएगी। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं, करके हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होता है और काफी कुछ हम लोग देख सकते हैं। तो ये देखिएगा ये हमने खोल दिया है। सपोज कीजिए कि ये मेरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को ही हमें करना है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे इंक्लूड studio.h है, यहाँ पे सब कुछ सेम है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा चेंजेस कर दे सकते हैं। ये देखिए इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट, ए की वैल्यू हम लोग फिक्स कर रहे हैं, ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू
6 है, या m की m वहां पे लिया था ना हमने, m इज इक्वल टू 6 कर देते हैं, और n की वैल्यू हम लोग कितनी ले रहे हैं, n की वैल्यू हम लोग 8 ले रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा था वहां पे सब कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लगे हैं, बस केवल 2 ही स्टेटमेंट लगेंगे, ज़्यादा स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे printf और यहाँ पे हम लोग %d लगा देंगे। %d अभी m की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, माइनस माइनस m कर देते हैं। फिर नीचे में माइनस माइनस m, या इसको हम लोग n माइनस माइनस करते हैं, है ना। यहाँ पे %d हो जाएगा। अब इन दोनों printf को हम लोग कमेंट कर देते हैं। ये देखिए कमेंट कर दिया हमने। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम। ये दोनों कमेंट कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन जो है रन नहीं करेगा, ये दोनों लाइन नहीं रन किया जाएगा। अब इसको देखिए मैं रन करा रहा हूँ। ये देखिए जो वैल्यू है 5 और 8 आई है। 5 क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो गया। अब इसमें देखिए एक चीज और मैं अब करने जा रहा हूँ कि ये जो प्रिंट की वैल्यू है, ये प्रिंट एफ माइनस माइनस एम किया तो वो आया, लेकिन अगर माइनस माइनस एम किया है और वो आया है, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस माइनस एम ना करके यहाँ पे मैं इस तरीके से उसको लूं, यहाँ पर अगर मैं एम ही ले लूं या एम माइनस माइनस ले लूं, तो क्या आएगा करके देखते हैं। मेरे हिसाब से क्या होगा, देखिए यहाँ पे m इज इक्वल टू 6 है, m इज इक्वल टू 5 हो गया था, करेक्ट है, m इज इक्वल टू 5 हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर m इज इक्वल टू 5 क्यों हुआ था, क्योंकि माइनस माइनस इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले काम कर गया और तब m को प्रिंट किया गया। यहाँ पर m पहले ही प्रिंट हो जाएगा और ये माइनस माइनस है, तो m की वैल्यू अब तो 6, यहाँ पे तो 6 थी, यहाँ पे जो है ये 6 थी वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पर वैल्यू m की 5 हो गई थी, तो यहाँ पर भी देखिए 5 ही प्रिंट होगा। देखिएगा ये देखिए m की वैल्यू 5 प्रिंट हुई है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि m भी प्रिंट हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको m इज इक्वल टू डाल दीजिए, यहाँ पे n इज इक्वल टू डाल दीजिए, यहाँ पे m इज इक्वल टू डाल दीजिए। अब प्रिंट कराइए, देखिए इज इक्वल टू के साथ आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए m इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 8, m इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही बता रहा हूँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में और कैसे कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और प्रिंटफ मैंने लगाया, यहाँ पे n माइनस माइनस लिया था मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको n को हम लोग क्या करेंगे, ये n जो है n को हम लोग क्या करेंगे कि आपका n को हम लोग अब प्लस प्लस करेंगे, n को माइनस माइनस करेंगे, तब क्या होगा, n का माइनस माइनस, पहले माइनस माइनस ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद फिर n माइनस माइनस कर रहे हैं, तब क्या होगा, लेट अस वॉच कि क्या होता है। क्योंकि n की वैल्यू है यहाँ पे 8, अब जब प्लस किया माइनस माइनस हुआ, तो यहाँ पे भी 8 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि प्रिंट n का वैल्यू जो है प्रिंट पहले हो जाएगा,
और माइनस माइनस बाद में, इंक्रीमेंट बाद, डिक्रीमेंट बाद में हो रहा है। तो अब इसको रन करेंगे हम लोग, ऑल टाइम रन कीजिए। n इज इक्वल टू डी बता रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे परसेंट डी हमने डाला ही, यहाँ परसेंट होगा ना। अब n माइनस माइनस, अब इसको कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो देखिए n7 आ गया। क्यों? हमने डिक्रीमेंट तो 2 बार किया है, लेकिन वो पहले बार का ही इंक्रीमेंट दिखा रहा है। फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल यहाँ पे n माइनस माइनस भी हो, अगर हम n भी प्रिंट कराएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ऑल्ट आर करके अगर मैं इसको रन कराता हूँ तब भी n इक्वल टू 7। क्यों? क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ा ना, n पहले प्रिंट हो गया, डिक्रीमेंट तो बाद में हो रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे डिक्रीमेंट कर दें माइनस माइनस, तब फिर फर्क पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल्ट आर, देखिए इसको जो है मैं कर रहा हूँ, देखिए n इक्वल टू 6 आ रहा है। नाउ द वैल्यू इज चेंजिंग। क्यों? क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे जो है पहले काम किया, उसके बाद आपका n प्रिंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट वैल्यू के बाद हो रहा है। यहीं पर एक और चीज हम लोग कर सकते हैं, इसी में हम लोग एक और अगर स्टेटमेंट चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिया m है ये, अब हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने ये लिख दिया। अब जो हमने लिखा है यहाँ पे हम लोगों ने m माइनस माइनस अगेन किया है। अगर ये माइनस माइनस हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे m प्लस प्लस कर देते हैं, तो देखिएगा इंक्रीमेंट वैल्यू जो है वो काम करना शुरू कर देगा। आगे हमें लिखना होगा, लेकिन ये प्लस प्लस आगे लिखना होगा। अब यहाँ पे देखिए m, पहले यहाँ पे m की वैल्यू क्या थी, माइनस माइनस m हुई, तो यहाँ पे वैल्यू 5 हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यू 5 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि प्रिंट पहले हो गया, लेकिन माइनस माइनस तो हुआ है बाद में, तो यहाँ पे फिर माइनस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो है आपका देखिएगा m की वैल्यू, अब यहाँ पे अगर केवल m की वैल्यू प्रिंट किया जाए तो ये आपको शो करेगा कि m की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, 4 हो गया है। देखिएगा यहाँ पे एक चीज छूट गया ना, ये देखिए m की वैल्यू 4 हो गई। क्यों 4 हो गई? m वही है, m की वैल्यू केवल मैंने प्रिंट कराई है। यहाँ पे m पहले प्रिंट हो गया था, यहाँ पे माइनस माइनस बाद में हुआ, तो m की वैल्यू हम अब जानना चाहते हैं, तो डिक्रीमेंट होकर के m की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। अब यहीं पर अगर m की वैल्यू हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, तब देखिए कंट्रोल, ये देखिए m की वैल्यू फिर क्या हो गई, 5 हो गई। मतलब एक बार घटा है, फिर दूसरी बार बढ़ करके, फिर दूसरी बार घटा, फिर एक बार और बढ़ गया। मतलब 5 हुआ, 5 से m की वैल्यू 4 हो गई, और 4 से फिर m की वैल्यू बढ़ के 5 हो गई। तो दीज आर द काइंड ऑफ इंक्रीमेंट, एंड इसको मैं सेव भी कर देता हूँ।
देखिए यहाँ पे नेम चेंज हो गया है, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिएगा कि जो हम लोग करना चाह रहे थे, ये हम लोगों ने अब ये देख लिया है, इसका एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है। नाउ आई विल मूव टू द बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हम लोगों ने वहां पे देखा था कि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स अब हम लोग देखेंगे। दीज ऑपरेटर्स एक्ट अपॉन टू ऑपरेंड्स। 2 ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेटर काम करता है, hence the name is binary। obviously 2 ऑपरेटर के ऊपर काम करता है इसलिए बाइनरी कहा जाता है। बाइनरी ऑपरेटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। बाइनरी ऑपरेटर 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक? और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन such as addition, subtraction, multiplication and division. C language does not provide an exclusive and exponential operator। अलग से कोई C प्रोवाइड नहीं करता है जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर या कुछ ऐसा। दस कैन बी फॉर्म्ड बाई, लेकिन उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर को ले सकते हैं पावर के रूप में। अब ये देखिए, इसका हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है कि विच इज अ लाइब्रेरी फंक्शन। जो पावर है वो क्या है? वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है। द मॉड्यूलस ऑपरेटर, मैंने आपको पहले ही बताया, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है और इज एडेड इन द लिस्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये मॉड्यूलस ऑपरेटर भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में इंक्लूड किया गया है। एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। रिमाइंडर वाला प्रॉब्लम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ऑपरेटर्स है यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है। प्लस का प्रायोरिटी 2 है और लेफ्ट टू राइट ये काम करता है। प्रायोरिटी कहने का मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो हम लोग पढ़े थे बॉडमास रूल, तो बॉडमास में ये सेकंड पोजीशन पे है, मतलब प्रायोरिटी इसको सेकंड दी जाएगी। अगर आपके पास लेफ्ट टू राइट से चले तो अगर लेफ्ट में कुछ और है जिसकी प्रायोरिटी 1 है वो पहले काम करेगा। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो उसकी प्रायोरिटी 1 दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉडमास रूल में मल्टीप्लीकेशन पहले का काम जो है पहले होता है, बाद में फिर एडिशन का काम होता है। और लेफ्ट टू राइट ही सबका एसोसिएटिविटी है। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि आपका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों की प्रायोरिटी 2 ही होती है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आप ये कहेंगे कि सर दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में आ गया तब क्या किया जाएगा? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में आएगा, दोनों की प्रायोरिटी 2 है, तो लेफ्ट और राइट फिर देखा जाएगा। लेफ्ट में सबसे पहले कौन है? अगर लेफ्ट में सबसे पहले अगर आपका एडिशन आ रहा है तो पहले एडिशन का काम होगा। अगर लेफ्ट में पहले आपका सब्ट्रैक्शन आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन का काम होगा। वहीं पे मल्टीप्लीकेशन अगर पहले आएगा तो उसकी एसोसिएटिविटी बढ़ जाएगी। अगर मल्टीप्लीकेशन बाद में भी आएगा तो भी सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का काम हुआ, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है। So this is how it works. Here the lowest number indicates the highest priority. Lowest number मतलब 1 indicates the highest priority. The highest number indicates the lowest priority. Highest number है तो lowest priority उसका रहेगा. The priority indicates which term is to be evaluated and associative indicates the order in which the term will be evaluated. जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि आप अगर देखते हैं कि यहाँ पे इफ i is equal to 8 है, j is equal to 5 है और मुझे ये सॉल्व करना है, तो 2 multiplied by i by 3 plus 4 j minus 2। अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर रखना शुरू करेंगे। नंबर कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 into 8 by 3 plus 4 5 minus 2, ऐसे रख दिया हमने नंबर। अब ये जब नंबर रख दिया तो अब इस नंबर को हम लोग देखेंगे। पहले डिवीजन का प्रायोरिटी होता है, यहाँ पे देखिए मैंने डिवीजन का प्रायोरिटी क्या है? 1 है। सबसे पहले डिवीजन का प्रायोरिटी होगा।
या मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट है, चूंकि ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम होगा। तो यहाँ पर 8/3 पहले सॉल्व हो जाएगा 2, फिर 4 और फिर 5 - 2 वाला पहले सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसकी प्रायोरिटी होती है 1। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 12 + 2 मतलब 14, यहाँ पे 2 × 14 आंसर 28। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रोग्राम भी किया है, include stdio.h main int x = 3, y = 4, 2 = 1, सॉरी z = 1, मतलब x, y और z की वैल्यू मैंने डाली है 3, 4 और 1। तो x = x + y है, तो x = x + y को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, x + y, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ऐसा होता है, यहाँ पे x + y लिखा हुआ है राइट साइड में, जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम जो मैंने बनाया हुआ है, x = y है, उसको लिखने का जो दूसरा तरीका है वो x + y भी होता है। इसका मतलब सेम होता है, x = x + y, y = y - x है, मतलब x सॉरी y = y - x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, y - x, तो दोनों का मतलब सेम है। और z को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में लिखना है तो z multiplied = x। तो these are the different types through which we can, आप लोग इसको रन करा के भी देखिएगा, you will get the answer. Now there is different thing, relational operator। relational operator क्या होता है, relational operators are the operators, relational operators are the operators, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो हमें किस तरीके से चाहिए, है ना, वो हमें किस तरीके से चाहिए हमें देखना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है हमारा, वो अगर हम लोग देखें, ध्यान दें, तो आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो कहता है दीज आर यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड। ऑब्वियसली रिलेशनल ऑपरेटर वहीं पे यूज करते हैं जहां पे कंपैरिजन होता है। दे डिफाइन द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू कांस्टेंट्स। दो कांस्टेंट्स के बीच में कैसा रिलेशन है वो अगर हमें देखना है तो रिलेशन ऑपरेटर के अनुसार ही होगा। ये रिलेशन ऑपरेटर का है। फिर उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें दी हुई है कि जो रिलेशन ऑपरेटर है, they define the relationship existing between two constants or variables, they result in either true or false। ये आपका ट्रू और फॉल्स दोनों में कोई भी हो सकता है। तो जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है वो दो, हमने क्या क्या जाना, दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन दर्शाता है, और ये रिलेशन किसी भी दो कांस्टेंट के बीच में हो सकता है या वेरिएबल के बीच में हो सकता है। दे रिजल्ट इन आइदर ट्रू और फॉल्स। द वैल्यू ऑफ ट्रू इज नॉन जीरो, मतलब 1 होगा, एंड द वैल्यू ऑफ फॉल्स इज 0। देयर आर 6 रिलेशन ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो रिलेशन ऑपरेटर में 6 रिलेशन ऑपरेटर होते हैं। ये 6 कौन कौन से हैं, इसका भी वही है, ये देखिए यहाँ पे है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। सबका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए किस तरीके से होता है। ये नॉट इक्वल टू है, एक एक्सक्लेमेशन है, और उसके बाद इक्वल टू है। इसका मतलब ये हम लोगों को देखना पड़ेगा कि एक्सप्लेनेशंस वगैरह, एक्सक्लेमेशंस वगैरह किस तरीके से लगते हैं। मीनिंग लेस देन इक्वल टू, ये आपका मीनिंग है। प्रायोरिटीज देखिए, अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका प्रायोरिटी 2 है, नॉट इक्वल टू का भी प्रायोरिटी 2 है। एसोसिएटिविटी हमेशा लेफ्ट टू राइट ही होता है। लेस देन है तो सबसे पहले काम करेगा, लेस देन इक्वल टू का भी 1 है, ग्रेटर देन का भी 1 है। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए a इज ग्रेटर देन b, दूसरा है a इज इक्वल टू y, और तीसरा है एज इज लेस देन 25। A relational expression can be defined as a meaningful combinations of operands। ये आपका दो ऑपरेंड्स है, उसके बीच में ये ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर।
ऑपरेंड्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। द ऑपरेंड में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। ऑपरेंड क्या है? वो आपका जो ऑपरेंड है वो में बी द ऑपरेंड में बी कांस्टेंट और वेरिएबल। ऑपरेंड जो है आपका क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम मैंने लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स। मतलब दो नंबर है उसको बताना है कि इक्वल है कि नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया इंट मेन, जो भी मेन फंक्शन है वो ले लिया। यहाँ पे लिखा मैंने इंट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, मतलब x और y दोनों की वैल्यू 2 है। तो हमें ये दर्शाना है कि वेदर x विल बी इक्विवेलेंट टू 2 और नॉट। यही तो दर्शाएंगे हम लोग। ये कैसे होगा? तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि आई हैव टेकन प्रिंट एफ एक्स एंड वाई आर इक्वल। ये आपको क्वेश्चन मार्क एक प्रिंट करेगा एक्स वाई और आर इक्वल, एल्स प्रिंट एक्स एंड वाई आर नॉट इक्वल। तो इसमें एक ही ऑपरेटर लगा है, वो इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो प्रिंट करेगा कि एक्स वाई इक्वल है, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा? एक्स वाई इक्वल नहीं है। तो दीज आर द टू कंडीशंस। तो ये हम लोग लगाए हैं यहाँ पे हम लोग लगा करके देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ऐसा होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे लॉजिकल ऑपरेटर पे चलेंगे। अब ये देखिए क्या मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम होता है। देखिए ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू आपका वही है 2 है, और फिर हम लोगों ने y इज इक्वल टू भी 2 कर देते हैं हम लोग। इसको फिर चेक करेंगे कि क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो वो इक्वल टू ऑपरेटर से लेंगे, और ये कैसे लेंगे? इफ, अब ये प्रिंट कराएंगे, सॉरी, इफ x इज इक्वल टू वाई, ये हमने चेक कर लिया इफ कंडीशन लगा करके। हमेशा याद रखिएगा कि इफ के बाद जो है आपका सेमीकोलन नहीं होता है। जो फंक्शंस होते हैं उसमें हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो प्रिंटफ है यहाँ पे, ये वहाँ पे प्रिंटफ में हम लोगों ने लिख दिया कि x एंड तो इसको जो है हम लोगों ने बंद कर दिया। एक और प्रिंटफ लगा देते हैं एल्स लेकर के। एल्स अगर मान लिया कि ये इक्वल ना हो तो क्या प्रिंट करेगा? ये तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा ना। प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लोग लगाएंगे, और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? x and y are not equal. दिस इज द प्रोग्राम। इसको मैंने बंद कर दिया। अब इसको जो है रन कराइए। आप कहेंगे कि सर आपने तो गेट सी एच लिखा ही नहीं। भाई मैंने इसलिए गेट सी एच नहीं लिखा है, देखिए आपको ये एरर बता रहा है। इसका मतलब है देयर इज सम एरर। x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y हम लोग चेक कर रहे हैं। तो x और y क्या है? x y में इसको हम लोग अगर चेक कर रहे हैं, एक सेकंड,
देखिए क्या गलती कहाँ पर है, ये x मैंने लिखा है बड़ा से और x मैंने बाद में जो लिखा है वो छोटा सा लिख दिया है, तो ये इसको हम लोग बदल देते हैं, x इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। अब नाउ वी विल रन इट। रन हो रहा है, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम लोगों को लगाना होगा यहाँ पे CLR SCR और गेट CH लगाना होगा। अब लगा देते हैं हम लोग। CH भी लगाना होगा। यहाँ पे हमने गेट CH लगा दिया, अब इसको जो है रन करा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने लगाया है CLR SCR, उसके लिए हम लोगों को एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा जो कि है include conio.h। रीड नहीं करेगा ना वरना। एक्स वाई आर इक्वल क्यों आया, एक्स वाई आर इक्वल, क्योंकि उसने चेक कर लिया कि x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है, तो दोनों को अगर हम लोग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आएगा। अगर यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर देते हैं तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं आई एम चेंजिंग द वैल्यू, तब आंसर क्या देगा, यहाँ पे ये देखिए। ओहो, पर कैसे चला जाता है। अब इसको देखिएगा, इसको अब मैं रन करा रहा हूँ, ऑब्वियसली आपका जो वैल्यू है x एंड y आर नॉट इक्वल, तो पता चल गया होगा आप लोगों को कि ये किस तरीके से ऑपरेटर काम कर रहा है ना। सेव कर देता हूँ इसको मैं। बिन के अंदर ही सेव कर रहा हूँ मैं इसको, और इसका इक्वल ऑपरेटर, बस इक्वल डॉट सीपी, देखिए यहाँ पे सेव हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब ना अब इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी काफी सारे हैं, एंड और नॉट किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं, दैट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। तो आज हम लोगों ने ऑपरेटर में काफी कुछ सीखा है, उसके बाद ये देखिए लॉजिकल ऑपरेटर में भी काफी कुछ पढ़ना है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर में चलेंगे हम लोग। तो अगली बार लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग समझ लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई क्लास, होप यू हैव अ ग्रेट डे टुडे, थैंक्स अ लॉट।